अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही इम्पोर्टेंट एज और सबसे पहली एज, फर्स्ट एज को डिस्कस करने वाला हूँ, नेम्ड एज एंग्लो सैक्सन एज। डियर व्यूअर्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 449 एनो डोमिनी। समटाइम्स इट इज सेड दैट 450, राउंड ऑफ करके यही बोला जाता है कि 450 एनो डोमिनी से ये स्टार्ट होती है और 1066 एनो डोमिनी में इट एंड्स। डियर व्यूअर्स, आज का ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाला है। पहले पार्ट में आपको इस एज का बैकग्राउंड, इस एज के मोस्ट फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इस एज के मोस्ट फेमस किंग्स और इस एज से बिलोंग करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर्स और उनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो स्टार्ट होगा इस एज के मोस्ट फेमस मास्टरपीसेस ऑफ होल इंग्लिश लिटरेचर जो वर्क्स हैं लेकिन हैं एनोनिमस, वो डिस्कस किए जाएंगे और इस एज के फीचर्स डिस्कस किए जाएंगे। दोनों वीडियोस में जो एज डिस्कस की गई है उसका खुलासा भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। सो डियर व्यूअर्स, इस पूरे के पूरे वीडियो को आप देखने के बाद ये क्लेम ज़रूर करेंगे कि एंग्लो सैक्सन एज का हमारे माइंड में एक इमेज बन गया है। इवन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने रेगुलर लिटरेचर नहीं पढ़ा होता, उनको भी मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हम प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। सो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा अगर आप इस एज को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अपने इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को सही मानों में फाउंडेशन से लेकर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका सीक्वेंस बता देता हूँ ताकि आप लोगों का माइंड मैपिंग हो जाए कि किस तरह ये वीडियो किन किन चीज़ों को हाईलाइट करने वाला है। सबसे पहले मैं इस एज का आप लोगों को ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊंगा। उसके बाद इस एज से रिलेटेबल फेमस किंग्स किंगडम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पे इस एज के फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर इस एज से बिलोंग करने वाले फेमस लिटरेरी फिगर्स अलोंग विद देयर वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट द एनोनिमस वर्क्स। इस एज से बिलोंग करने वाले मास्टरपीस वर्क्स हैं लेकिन उनके बारे में पता नहीं है कि उनको लिखा किसने, उनके राइटर्स अननोन हैं, उनके बारे में लाजमी डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस एज। और इस एज के फीचर्स बताने के साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसे टर्म्स भी मिलेंगे जो कि आप लोगों के लिए अननोन होंगे, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और विद एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो इंग्लैंड है इसका पुराना नाम ब्रिटेन। डियर व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ बिफोर द बर्थ ऑफ होली क्राइस्ट। यहाँ पे जो लोग रहते थे दे वर नेम्ड एज केल्टिक पीपल एंड दे यूज टू स्पीक द लैंग्वेज नोन एज केल्टिक लैंग्वेज, स्पेलिंग CELTS, केल्ट्स, केल्ट्स पीपल, एंड देयर लैंग्वेज वाज केल्टिक। डियर व्यूअर्स, ये लोग बहुत ही पीस लवर थे, लेमैन थे, सिंपल से लोग थे। ये कोई बारबारियंस नहीं थे, वॉरियर्स नहीं थे। तो इस वजह से इनके ऊपर अक्सर जुल्म होता रहता था। पिक्ट्स एंड स्कॉट्स जो कि स्कॉटलैंड की तरफ से आते थे, इनके ऊपर अक्सर हमले करते थे, लूट मार करके फिर वापस चले जाते थे। सो फिर इसी दौरान एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस, पॉलिटिकल इवोल्यूशन हो रहा होता है और रोमन एम्पायर फैल रहा होता है। होली क्राइस्ट की 50 साल बाद की बात है कि इन 50 एनो डोमिनी यहाँ पे रोमन्स अटैक करते हैं और वो यहाँ पे रूल करना शुरू करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, जब रोमन एम्पायर यहाँ पे शुरू हो जाता है या रोमन रूल यहाँ पे शुरू हो जाता है तो फिर पिक्ट्स एंड स्कॉट्स नो मोर कम एंड अटैक दीज पीपल। और रोमन्स भी इनको इतना ज़्यादा सप्रेस नहीं करते हैं केल्टिक लोगों को। केल्टिक लोग इनके मातहत अच्छे, खुशहाल, प्रॉस्पेरसली अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों को इस हकीकत का तो पता है कि जो डोमिनेंट कल्चर होता है वो डोमिनेटेड कल्चर को ज़रूर इम्पेक्ट करता है। देखिए, हम लोग पैंट्स एंड शर्ट्स पहनते हैं लेकिन अमेरिकन शलवार एंड कमीज़ नहीं पहनते। तो हम डोमिनेंट कल्चर से इम्पेक्ट होते हैं, डोमिनेंट कल्चर को इम्पेक्ट नहीं करते। सो लिहाजा केल्टिक लोगों की कल्चर, लैंग्वेज, ये चीज़ें रोमन कल्चर एंड रोमन लिटरेचर एंड रोमन लैंग्वेज से इम्पेक्ट हो रही होती है। तो इस केल्टिक लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स, रोमन वर्ड्स भी आ गए। सो डियर व्यूअर्स, फिर क्या होता है इन 410 एनो डोमिनी, 410 एनो डोमिनी, रोमन एम्पायर खुद खतरे में आ जाता है। मतलब इनके अपने ही किंग्स जो थे, डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इनकी एम्पायर सेट की हुई थी, तो यही किंग्स पावर थर्स्ट की वजह से
इनके दरमियान लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और ये अपने ही किंग्स को कोई जहर दे रहा होता है, कोई असासिनेट कर रहा होता है, उनकी अपनी पार्लियामेंट ही, तो उनके अंदर ही अपने ही अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनकी रोमन एम्पायर अंडर थ्रेट आ जाती है। तो ये रोमन्स यहाँ पे जो रूल कर रहे थे वो अपनी एम्पायर को थ्रेट में दे के इंग्लैंड छोड़ के विदड्रॉ करके रोम वापस चले जाते हैं। कहाँ? इटली चले जाते हैं। सो डियर व्यूअर्स, 410 में जब ये विदड्रॉ करते हैं, पिक्ट्स एंड स्कॉट्स के लिए फिर से रास्ता हमवार हो गया और ये पिक्ट्स एंड स्कॉट्स फिर से अटैक करना शुरू करते हैं। सो लिहाजा केल्टिक पीपल मजबूर होके जर्मेनिक ट्राइब्स को इनवाइट करते हैं और वो जर्मेनिक ट्राइब ही एंग्लो सैक्सन एज का स्टार्ट जन्म लेते हैं और इन्हीं जर्मेनिक ट्राइब से ही एंग्लो सैक्सन एज का स्टार्ट होता है इन इंग्लैंड, इन टूडेज इंग्लैंड, बट previously it was Britain, Celtic land, dear viewers. So there were three Germanic tribes named as Angles, Saxons, and Jutes. They come from the coastal areas of Norway and Denmark and start migrating into today's England. So dear viewers, this time period is 449 Anno Domini. और जब यहाँ पे ये सेटल होते हैं तो वहाँ से ये जो मूव करके आते हैं, इसको हिस्टोरिकली इस माइग्रेशन को ग्रेट माइग्रेशन का नाम भी दिया जाता है। So when they settle in England, in today's England, they establish a heptarchy. वो 7 किंगडम्स इस्टेब्लिश करते हैं, 7 किंगडम्स, मतलब 7 एम्पायर्स, 7 एम्पायर्स वर इस्टेब्लिश्ड हियर बाय देम, known as heptarchy. Hepta means 7, archy mean you can say monarchy. 7 kingdoms, 7 monarchs were there. So इनको 7 monarchs को या 7 किंगडम्स को याद करने के लिए आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त एक्रोनिम बनाया मैंने, न्यूज़ कैम, न्यूज़ कैम, NEWS न्यूज़ कैम, KEM कैम, N नॉर्थम्ब्रिया, E Essex, W Wessex, S Sussex, and K Kent, E East Anglia, and M for Mercia. Yes, these are the 7 kingdoms were established here. So dear viewers, अगर आपको फर्दर इसको डिटेल में देखना है तो इसका नक्शा आपको नज़र आ रहा होगा। नॉर्थ साइड पे नॉर्थम्ब्रिया, इसको फिर से थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज़ करें, कॉमन सेंस यूज़ करें। नॉर्थ में नॉर्थम्ब्रिया एंड वेस्ट में वेसेक्स एंड मिड में आपका मर्सिया एंड आप लोगों के ईस्ट में ईस्ट एंग्लिया और इसेक्स वगैरह आ रहे हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये है पूरे का पूरा हेप्टार्की जो कि यहाँ पे यही 3 ट्राइब्स इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन इनमें से जो मोस्ट फेमस एम्पायर्स थे, जो मोस्ट फेमस किंगडम्स थे, वो वेसेक्स थी और दूसरा कैंट थी और तीसरा हमारे पास नॉर्थम्ब्रिया थी एंड मर्सिया भी थी। वो किसकी वजह से? वो चौसर की वजह से। और इसी डायलेक्ट को आगे चल के स्टैंडर्ड इंग्लिश डायलेक्ट का दर्जा भी दिया जाता है, ऑफिशियल डायलेक्ट का, जो कि ऑफिशियल राइटिंग सारे के सारे इसी मिडलैंड डायलेक्ट में लिखे गए, प्रोड्यूस होने लगे, जो कि आज भी हम पाते हैं। इसको चौसेरियन डायलेक्ट भी कहते हैं डियर व्यूअर्स। सो डियर व्यूअर्स, अब आइए हम अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इस एज के फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट्स की। 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि इस एज से फेमस हमें मिलते हैं। वो हैं नोवेल कोडेक्स, जूनियस स्क्रिप्ट, एग्जेटर बुक एंड वर्सेलीज बुक। डियर व्यूअर्स, इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं। इनमें से एक मैन्यूस्क्रिप्ट को कैडमन्स मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, वो है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसमें कैडमन के हिम्स पाए जाते हैं। दूसरा नोवेल कोडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी मैन्यूस्क्रिप्ट में बेवुल्फ का वर्क जो है फाइंड किया गया। तो इसमें नोवेल कोडेक्स में ही बेवुल्फ वर्क जो है, जो एपिक है इस एज की, वो पाई गई। और इसके अलावा दी एग्जेटर बुक में मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो इस एज में प्रोड्यूस किए गए, पर्टिकुलरली रिलीजियस एंड किनवुल्फ्स वर्क, जो इस एज का एक पोइट था किनवुल्फ, उसके वर्क्स इसी एग्जेटर बुक में ज़्यादातर पाए गए। सो ये हो गए हमारे पास 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब हम बात करते हैं इस एज के फेमस किंग्स के बारे में। आइए डियर व्यूअर्स, नंबर 1 एथलबर्ट, AETHELBERT, एथलबर्ट, किंग एथलबर्ट। ये 6th सेंचुरी से बिलोंग करने वाला किंग है, जो कि बिलोंग करता था कैंट किंगडम से, KENT कैंट। और इसकी वाइफ फ्रैंकिश क्रिश्चियन थी, नेम्ड एज बर्था। क्या होता है, इसी किंग को मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसी के रूल के दौरान रोम से पोप ग्रेगोरी द ग्रेट, जो कि वहाँ का फेमस पोप था रोमन एम्पायर का, वो भेजता है सेंट अगस्टाइन को यहाँ इंग्लैंड टू प्रीच क्रिश्चियनिटी इन 596। और यहाँ पे ये जैसे आता है, इसको वार्मली वेलकम किया जाता है। उसका मेजर रीज़न पता है क्या है? वो ये, क्योंकि एथलबर्ट की जो वाइफ थी बर्था,
वो खुद फ्रैंकिश क्रिश्चियन थी, तो वो कैसे नहीं चाहेगी कि यहाँ क्रिश्चियनिटी प्रीच हो। तो हमारे नॉर्मल रूटीन में भी ऐसा होता है, जो जिस कल्चर से बिलोंग करता है उस कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो बर्था अपने हस्बैंड को कन्विंस भी करती है, एथलबर्ट को, इनकी मीटिंग भी करवाती है, और यही किंग आगे चल के 597 इन द वेरी नेक्स्ट ईयर खुद भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है और सेंट अगस्टाइन को इजाज़त देता है कि आप ओपनली क्रिश्चियनिटी को प्रीच करो, और उसको चर्च भी इस्टेब्लिश करने की इजाज़त देता है। कैंटरबरी से कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, चौसर के वर्क्स, चौसर की जो पूरी की पूरी टेल्स हैं वो कैंटरबरी टेल्स, वो कैंटरबरी जो जा रहे थे वही कैंटरबरी है, और थॉमस बेकेट भी इसी से मुंसलिक है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे अगली एज में इंशाल्लाह। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे कैंटरबरी चर्च भी इस्टेब्लिश हो गया, सेंट अगस्टाइन ने प्रीचिंग भी स्टार्ट कर दी, और इसी साल 597 में कहा जाता है कि वेन वाज क्रिश्चियनिटी कंप्लीटली इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, इट इज़ 597 एनो डोमिनी। और ये किंग भी 597 25 दिसंबर पे, क्रिसमस के दिन पे, ये किंग भी कन्वर्ट होता है किसमें, क्रिश्चियनिटी में। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गया किंग एथलबर्ट। अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट किंग है वो है अल्फ्रेड द ग्रेट। अल्फ्रेड द ग्रेट इस एज का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, किंग के लिहाज से भी, लिटरेरी वर्क के लिहाज से भी। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसकी एज में बहुत सारे वाक़यात होते हैं। वाइकिंग्स का अटैक होता है, जो वाइकिंग्स का लीडर होता है, जो बारबारियंस थे, अटैक करते रहते थे, लूट-मार करते थे इन जर्मेनिक टाइम पीरियड पे, मतलब इनकी एज के दौरान, वो था गुथरूम। गुथरूम के खिलाफ इनकी एक जंग होती है 878 एनो डोमिनी में, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ एडिंगटन। इसी बैटल में इन वाइकिंग्स के लीडर गुथरूम को शिकस्त होती है, और यहाँ पे एक ट्रीटी इस्टेब्लिश होती है, ट्रीटी ऑफ वेडमोर, जिसके मातहत ये डिसाइड किया जाता है कि आइंदा वाइकिंग्स यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, और शायद कुछ रीजन्स पे इनको दिया जाता है कि यहाँ पे आप रिसाइड करें, लिव इनहेबिट करें, या यहाँ पे रहें। तो इनसे ये ट्रीटी इस्टेब्लिश करवाई जाती है। इस ट्रीटी की वजह से भी किंग अल्फ्रेड बहुत मशहूर है, और दूसरा यही गुथरूम भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है। सो डियर व्यूअर्स, अल्फ्रेड द ग्रेट और भी बहुत सारे कामों के लिहाज से मशहूर है। उसके क्रॉनिकल्स बहुत मशहूर हैं। उसने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिखे थे इस एज के, जिसमें उसने जो है सालाना रिकॉर्ड्स जितने भी बनते कि इस पूरे साल में कौन से वाक़यात हुए, वो सारे रिकॉर्ड करने को क्रॉनिकल कहते हैं, जो कि पूरे साल का रिकॉर्ड बताते हैं, पूरे साल की हिस्ट्री बताते हैं। ऐसे क्रॉनिकल्स प्रोज़ टाइप लिखे गए, प्रोज़ लैंग्वेज में। अगला किंग है हमारे पास अल्फ्रेड द ग्रेट का जो था ग्रैंडसन, एथेल्स्तान, या ATHALSTAN, एथेल्स्टन, एथेल्स्टन, जिस तरह भी प्रोनाउंस करें वो आप पर है। सो डियर व्यूअर्स, ये ग्रैंडसन था किसका, अल्फ्रेड द ग्रेट का, और इसने पूरे इंग्लैंड को यूनाइट किया था। हालांकि इसकी जो पहली ब्रिक, फाउंडेशन ब्रिक थी, वो अल्फ्रेड द ग्रेट ने ही रखी थी। उसके बाद ये मुकम्मल सक्सेसफुल हो जाता है आफ्टर सक्सीडिंग अल्फ्रेड द ग्रेट, के पूरे इंग्लैंड को यूनाइट कर लेता है। हालांकि क्रेडिट गोज टू अल्फ्रेड द ग्रेट। लास्ट किंग जिसके बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ, दैट इज हेरोल्ड गॉडविंसन। दिस इज द लास्ट किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन एज हु वाज डिफीटेड बाय विलियम द कन्क्वेरर, एंड देन एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट्स। सो डियर व्यूअर्स, this is the complete description of the most important kings of this time period. Now let's talk about the most important literary figures of this period. पहले नंबर पे मैं डिस्कस करूंगा द वेनरेबल बीड के बारे में। वेनरेबल मीन रेस्पेक्टेबल। बीड को ये टाइटल क्यों दिया गया है? क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, ही वॉज अ स्कॉलरली पर्सन, और यही बंदा है जिसको ये जवाज़ हासिल है कि ही इज़ नोन एज द फर्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। उसने एक वर्क लिखा था, इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है लैटिन लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं, ओल्ड इंग्लिश में नहीं, लैटिन में। लेकिन यही वर्क फिर अल्फ्रेड द ग्रेट खुद ट्रांसलेट करता है, या फिर कहा जाता है कि उसने दूसरे स्कॉलर्स को इनवाइट किया और बहुत सारे ट्रांसलेशंस करवाए। सो अल्फ्रेड द ग्रेट ट्रांसलेशंस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो 731 में इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये कौन लिखता है? बीट द वेनरेबल। पूरे इंग्लिश लोगों की हिस्ट्री के बारे में लिखता है। उसमें सारे पोइट्स का भी वो तस्करा करता है, ज़िक्र करता है। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है कैडमन। डियर व्यूअर्स, इसको इंग्लिश का पहला पोइट भी कहा जाता है, और ये बीट की हिस्टोरिकल बुक से हमें ये रिकॉर्ड मिलता है कि इसको पहला इंग्लिश पोइट कंसीडर किया जाता है। उसने अपनी हिस्ट्री में कैडमन के बारे में लिखा है कि कैडमन सॉन्ग्स को बहुत डिसलाइक करता था, और ये गैदरिंग्स को, ये टॉक्स को, इन चीज़ों को अवॉइड करता था। लेकिन एक बार उसने एक ख्वाब देखा जिसमें उससे ये डिमांड की गई, मतलब गॉड की तरफ से,
या एंजल्स की तरफ से कि आप गॉड की प्रेज़ में कुछ गाओ, तो तब से वो सॉन्ग्स कंपोज़ करना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है। तो इसी वजह से कैडमन बहुत मशहूर है। देयर इज़ अ फेमस वर्क कंपोज्ड बाय कैडमन, दैट इज़ कैडमन्स हिम्स। हिम कहते हैं रिलीजियस वर्क को, जिसे हम उर्दू में हम्द कहते हैं, गॉड के बारे में ही लिखना, उसकी तारीफ़ लिखना। सो इसके हिम्स बहुत मशहूर हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया कैडमन। अगला है किनेवुल्फ। सिनेवुल्फ इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये किनेवुल्फ है। किनेवुल्फ बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स लिखता है जो कि रिलीजियस होते हैं। देखो, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी तो इंट्रोड्यूस हो गई 597 में, तो जो कैडमन था वो 7th एंड 8th सेंचुरी का बंदा है। तो इसी तरह फिर केनीवुल्फ भी 8th सेंचुरी का बंदा है, लेकिन है कैडमन के बाद। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो चुकी थी, तो ये क्रिश्चियन बिलीफ्स पे बेस्ड वर्क्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी लाइक अ वाइल्ड फायर फैल चुकी थी। हालांकि कुछ लोग अभी भी जो है पेगनिज्म में बिलीव करते थे। पेगनिज्म मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में यकीन रखना। अभी भी कुछ पेगनिस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन इतना खास ना हो। वो तकरीबन एक्सटिंक्ट हो चुका था। लोग अभी पेगनिज्म में बिलीव नहीं रखते थे। मतलब पेगनिज्म कौन सा बिलीफ है? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में बिलीव रखना, बड़े-बड़े जाइगेंटिक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, लाइक माउंटेन्स, थंडरबोल्ट्स एंड ह्यूज ट्रीज एटसेट्रा एंड मून। So these people were completely connected with nature. So they considered these huge and gigantic entities as their gods. They have some power. They considered, they thought, they believed. लास्ट है हमारे पास अल्फ्रेड द ग्रेट हिमसेल्फ। अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसने बोइथियस के फिलोसॉफिकल वर्क्स को भी बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट करवाया अपने स्कॉलर से, और ख़ुद भी पार्टिसिपेट किया, और इसने खुद भी क्रॉनिकल्स लिखे, और इसने खुद भी प्रोज वर्क्स प्रोड्यूस किए, तो ट्रांसलेट भी किए बहुत सारे वर्क्स। तो लिहाजा हमारे लिटरेरी फिगर्स हमारे पास जो हैं वो यही हैं। सो डियर व्यूअर्स, एंग्लो सैक्सन एज को यहाँ पे हम एंड करते हैं। इसके आने वाले सेकंड पार्ट में, ये इसका पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम इस एज के मोस्ट फेमस एनोनिमस वर्क्स को डिस्कस करेंगे, इस एज के मेजर फीचर्स को डिस्कस करेंगे, और इस एज को समराइज़ भी करेंगे, तमाम का तमाम खुलासा विद इन 1 और 2 मिनट्स के इस एज में हम लोगों ने क्या सीखा ऑन फिंगर टिप्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।